स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिमांड एनालिसिस। ठीक है, टॉपिक बहुत काम का है। आपने 11th क्लास 12th क्लास बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सीएस का भी, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा डीप पढ़ा देंगे ताकि आपको हर एक लेवल पे आपके काम आ जाएगा। स्टार्ट करें टॉपिक को। सबसे पहले हम शुरू करेंगे डिमांड को। डिमांड क्या चीज़ होती है? ठीक है, देखो डिमांड, अगर जैसे हिंदी में अगर हम कहते हैं तो डिमांड मतलब डिजायर, किसी भी चीज की इच्छा। ठीक है, लेकिन इको की लैंग्वेज में डिमांड हो जाती है क्या? हमें क्या चाहिए? हमें एक कमोडिटी चाहिए जो हमारी नीड्स को क्या करती है, सेटिस्फाइड करती है। लेकिन वो तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करती है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि उसी इनकम में जो हमारे पास है। समझ गए मेरी बात को? तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन की गुड्स यानी कि कमोडिटीज को एक कंज्यूमर लेगा, लेकिन अपनी उतनी ही इनकम में, लिमिटेड इनकम में, राइट। बस उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं डिमांड, जिसको हमने नाम दे रखा है एक डिजायर। ठीक है, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। पॉसिबल क्वांटिटीज, हमारे पास उतने ही रुपए हैं ना, तो पॉसिबल क्वांटिटीज कितनी है? ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि ये बात यहाँ पर ऐसे आ जाती है कि अगर किसी चीज़ के प्राइसेस यहाँ पर कम हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम उसकी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे। प्राइसेस अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो क्वांटिटी कम खरीद पाएंगे। इसीलिए हमने उसको क्या नाम दिया? डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट इज परचेज बाय अ कंज्यूमर टू सेटिस्फाइड हिज और हर नीड्स। क्लियर? क्वांटिटी डिमांड भी पढ़ेंगे आप। क्वांटिटी डिमांड मतलब यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी आ जाती है स्पेसिफिक प्राइस में, है ना। यहाँ तो अलग अलग क्वांटिटीज में होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होगी स्पेसिफिक प्राइस में। उसे हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी डिमांड कह देते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं। अच्छा, और चलते एक अब आ गया आपका आएगा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल मतलब एक टेबल है, जो टेबल क्या चीज़ें शो करती है कि इतने प्राइस पर क्वांटिटी इतनी खरीदेगा कोई भी कंज्यूमर, है ना। तो इसको हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ। एक तो होती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल माने जहाँ पर एक कंज्यूमर है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर उसकी क्वांटिटी वो किस तरीके से डिमांड करेगा। जैसे शो किया है, प्राइस अगर 1 है तो क्वांटिटी वो 4, कम है ना, रुपये ज़्यादा ले लेगा। जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड यहाँ पर उसकी क्या हो रही है? यहाँ पर उसकी क्वांटिटी डिमांड और ज़्यादा कम होती जा रही है। इट मीन्स ये इंक्रीज हो रहा है और ये कैसा हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। समझ के? सेम टू सेम जब अगर मार्केट प्राइस होगी तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर नंबर ऑफ ये जो कस्टमर्स होते हैं हमारे, ये इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तो हमने यहाँ पे 1 दिया था, यहाँ पर प्राइस तो वही रहेगा लेकिन क्वांटिटी अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, 1 हो गई, जैसे Q1 हो गई, यहाँ पर Q2 हो गई, यहाँ पर Q3 हो गई ना, वही प्राइस होगा। हमारा प्राइस 1 2 3 4। तो क्योंकि मार्केट प्राइस में नंबर ऑफ पर्सनस होते हैं, इंडिविजुअल में तो एक ही हो गया, मार्केट में क्या होगा? नंबर ऑफ पर्सनस हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, वैरायटी हो जाते हैं। इनका हम टोटल कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा मार्केट शेड्यूल। तो शेड्यूल मतलब वो टेबल, जहाँ वो टेबल जो ये कॉम्बिनेशन शो करती है कि एक किसी भी प्राइस पर जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होते हैं, कोई भी कंज्यूमर कितने क्वांटिटी की डिमांड यहाँ पर कर देता है। ठीक है, अगर जैसे इसको हम टेबल में शो करते हैं तो टेबल कैसे शो करेंगे हम? देखो, ये तो हो जाएगी हमारी क्यू यानी कि क्वांटिटीज, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्राइस। ठीक है, अब जैसे क्वांटिटी यहाँ पर प्राइस ये 1 हो गया, तो ये कितना था यहाँ पर? 4। अभी ये यहाँ पे जैसे जैसे 2 3 4 5, तो क्वांटिटी डिमांड कैसे आ रही है? ये, उसके बाद फिर ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये। इसका मतलब अगर हम ये देखते हैं तो ये हमारा कुछ ऐसे करके आता है। समझ गए? अब इसमें ये हमारे पास कई सारे बनेंगे क्योंकि कई हैं। एक जैसे ये बन गया, दूसरा माना ये बन गया, तीसरा माना ये बन गया, क्योंकि अलग अलग हमने बताया ना क्वांटिटी डिमांड यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगी, इसी के उसको मार्केट कहा जाता है। और एक इसका टोटल करने के बाद हम यहाँ पर इसका टोटल का भी बना सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? डिमांड शेड्यूल क्लियर हो गया। डिमांड शेड्यूल के बाद आ जाता है स्लोप और डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व स्लोप देख रहे हैं ना, हमेशा डाउनवर्ड रहता है। कैसा रहता है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों रहता है? एक सिंपल सी चीज़ है, इसमें डाउनवर्ड इसलिए रहता है क्योंकि जैसे जैसे प्राइसेस किसी भी चीज़ के इंक्रीज हो रहे हैं, तो
तो ये जो क्वांटिटी यानी कि डिमांड होती है वो हमेशा कैसी हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये किस रेशियो में कम या ज़्यादा होती है, किस रेशियो में। जैसे माना ये था, ये जो चीज ये और ये, ठीक है, मैंने डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, ठीक है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू कि डेल्टा पी की प्राइसेस में कितना अंतर हो गया और डेल्टा क्यू माने क्वांटिटी में कितना चेंजेस हुआ। ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है स्लोप ऑफ डिमांड का, और ये हमेशा माइनस में ही इंडिकेट किया जाता है। इसीलिए इंडिकेट किया जाता है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, अपोजिट है, इनवर्स है, ठीक है। प्राइसेस के बढ़ने के साथ क्वांटिटी डिमांड हमेशा कम होती जाती है और वाइस वर्सा। क्लियर है स्लोप ऑफ डिमांड का मेरा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज अब हम लेकर के आएंगे आपको, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के साइड। नेक्स्ट के साइड में हम आएंगे अपनी कुछ और चीजों को लेकर के, बहुत जल्दी से आपको डिमांड एकदम क्लियर हो जाएगा। जो आपको ये लगेगा ना कि डिमांड, अगर ये टफ चैप्टर अगर आपको लगता है तो सोच लेना कि इससे इजी कोई चैप्टर हो नहीं सकता। हम आ जाते हैं हम डिमांड फंक्शन पे, ठीक है। डिमांड फंक्शन, देखो डिमांड फंक्शन क्या है। हम पहले एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होगा और एक हो जाएगा यहाँ पे मार्केट, ठीक है। मार्केट पहले बाद में, पहले इंडिविजुअल बता दें आपको, एफ पी एक्स, उसके बाद आ जाता है एक और पी एक्स ना, प्राइसेस हो जाते हैं, ये किसी भी चीज के प्राइसेस हो जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा वाई यानी कंज्यूमर की इनकम, फिर उसका टेस्ट, उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस, इसी को कहते हैं हम प्राइस फंक्शन। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या शो करता है कि किसी भी तरह कोई भी डिमांड है किसी भी कमोडिटी की, वो मार्केट में किस तरीके से रिलेट करती है, इफेक्ट करती है, ठीक है। इसमें कुछ चीजें आ जाती हैं जैसे ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और किसी गुड्स के प्राइसेस, है ना। इसी में आ जाती है एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, इसी को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक हो जाती है हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरी हो जाती है हमारी ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। उसके बाद आती है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम, ठीक है ना। और आ जाती है हमारी क्या चीज, कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। और आ जाती है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, राइट। अब आगे हम चलते हैं, क्या इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या शो कर रहा है कि हाउ डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल इन द मार्केट, किस तरीके से एक किसी भी कमोडिटी का डिमांड है मार्केट में कैसे की जाती है, ठीक है। तो डिमांड फंक्शन हमको क्या बताता है, डिमांड फंक्शन हमको ये चीज बताता है, पी एक्स ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई इनकम ऑफ कंज्यूमर, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और ई फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। इस पर डिपेंड करती है किसी भी चीज की डिमांड। समझ लें इसको, बिल्कुल 2 मिनट में हम सारी चीज समझा देते हैं। ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी भी चीज के प्राइसेस, प्राइस उसके कैसे कम होंगे, ऑब्वियस बात है कि उसकी डिमांड बढ़ रही होगी, ठीक है। अगर प्राइसेस यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, अगर है ना इंक्रीज हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे, तो डिमांड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है, और वाइस वर्सा। क्लियर। आगे चलते हैं,
प्राइस और रिलेटेड गुड्स, ये चीज जरूरी है। रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स आ जाती है। रिलेटेड और एक नॉन रिलेटेड होते हैं, इररिलेटेड भी कहते हैं। रिलेट मतलब जो चीज़ें दो गुड्स एक दूसरे से रिलेट करती है, और एक इररिलेटेड जो एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती हैं। अच्छा, सब्स्टिट्यूट गुड्स आ जाती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकते हैं हम, है ना। जैसे पेन की जगह पे पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी की जगह पे चाय को यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर किसी एक चीज़ के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो हम दूसरी चीज़ की डिमांड यहाँ पर बढ़ जाती है, समझ रहे हैं। किसी एक चीज़ के से दूसरी चीज़ की डिमांड हम तुरंत ही बढ़ा लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है ना, चाय के प्राइसेस बढ़ गए तो हम कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है ना। उसकी डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, प्राइसेस बढ़ा दिए, उन्होंने कहा ठीक है ना, तुम छोड़ो, हम इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, जो दोनों एक दूसरे के साथ चलती हैं, जो दोनों एक दूसरे के साथ चलती हैं। जैसे ये मार्कर है तो इसकी इंक, भाई इंक का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बिना मार्कर के, और मार्कर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बिना इंक के, तो दोनों चीज़ें साथ चलेंगी। प्राइसेस अगर इसके बढ़ेंगे तो उस पर भी फर्क पड़ जाएगा साथ में, ठीक है। उसके होंगे तो इस पर भी फर्क पड़ जाएगा, तो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम का भाई डिमांड पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी इनकम बढ़ गई, ज़्यादा डिमांड करेंगे मार्केट में, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। वहाँ पे प्राइसेस आपको कोई मतलब मैटर ही नहीं करता, उन्होंने कहा ठीक है ना, बढ़ गए ना, कोई बात नहीं, इनकम भी बढ़ गई है ना हमारी तो। लेकिन इनकम अगर आपकी कम हो गई है तो डेफिनेटली आप मार्केट में जाकर के डिमांड कम करेंगे, डिमांड पर आपकी इम्पैक्ट पड़ेगा जरूर। कोविड के टाइम की बात सबको पता है, ठीक है ना। इनकम नहीं है, डिमांड नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन उधर नहीं हो रहा है, ठीक। आगे चलते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, है ना, कंज्यूमर चीज़ों को खरीदता है। तो अगर जैसे कोई भी चीज़ इन ट्रेंड है तो अगर वो थोड़ी सी कॉस्टली होगी तो भी आप उसको प्रीफरेंस देंगे। इन ट्रेंड नहीं है तो बहुत सस्ती मिल रही होगी तो भी आप उसे नहीं खरीद रहे होंगे। तो यहाँ पर ये डिमांड का ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एक और आ जाती है। इन केस अगर फ्यूचर में हमको पता है कि इन चीज़ों के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं तो हम उसका स्टॉक करते हैं अपने पास, ठीक है। हमको पता है कि जैसे अभी जो नेक्स्ट मंथ आएगा वो वेडिंग का सीजन आने वाला है, वो ये चीज़ की प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो हम उसको अभी से अपने पास स्टोर कर लेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा डिमांड कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, क्लियर, ठीक। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये तो हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पढ़ा, अब हम बात करेंगे यहाँ पर मार्केट के डिमांड फंक्शन की। मार्केट डिमांड फंक्शन, सही, वेरी गुड। चलते हैं आगे। मार्केट डिमांड फंक्शन की साइड पे चलेंगे, छोटा सा इसका लिखेंगे हम, डिमांड फंक्शन dx इज इक्वल टू एफ और पी एक्स, ये सेम टू सेम पी आर, फिर वाई, फिर टी, फिर ई, एन और वाई और डी। मैंने कितना गंदा बनाया, वाई और डी, ठीक। तो dx मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी, px ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, pr प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, टेस्ट, टी टेस्ट हो गया, e मतलब एक्सपेक्टेशन हो गया, n मतलब ये पॉपुलेशन हो गई यहाँ पर, n बाकी सब सेम होगा, n मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज, ठीक है। नंबर ऑफ बायर्स भी कह सकते हैं इसको हम, है ना, नंबर ऑफ बायर्स भी कह सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बुक हमने इसलिए ली हुई है कि कोई भी टॉपिक मेरा रह ना जाए आपको पढ़ाने से, इसलिए, ठीक है ना। और ये हो जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हम अभी हट जाएंगे सामने से, आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें, ओके। चल बाकी सब चीजें सेम, ये यहाँ जो मैंने ये समझा दी, ये जो नई चीजें आ गई, क्योंकि मार्केट की डिमांड फंक्शन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो n इजिकल टू पॉपुलेशन यानी कि नंबर ऑफ बायर्स। नंबर ऑफ बायर्स का डिमांड पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। भाई आपका मार्केट कैसा है, अगर आप टाउन में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, बहुत बड़े वाले सिटी में रहते हैं, ऑब्वियस बात है कि वहाँ पर डिमांड का फर्क पड़ रहा होगा, इम्पैक्ट पड़ जाएगा आपकी डिमांड पर। मार्केट फंक्शन यही कहता है, समझ गए। और क्या कहता है, बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। देखो आपको पता है कि रीजनल डिस्पैरिटीज है इंडिया में, है ना, सारे रीजन एक से नहीं है, कोई तो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है स्टेट, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है इनकम का, तो जहाँ के लोग जैसे हैं वो वहाँ पे वैसी डिमांड करते हैं। अगर पुअर हैं तो उसकी डिमांड वैसी होगी, अगर रिच है तो वहाँ की डिमांड वैसी होगी,
ठीक है, तो ये यहाँ पे है, ये हमारा क्या बन गया, इसको पूरा टोटल मिला देंगे तो ये पूरा मार्केट डिमांड फंक्शन बन जाएगा। और ये अगर सिंपल हम इसे इतना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। फॉर्मूला आपके सामने है, समझ गए। चलते हैं आगे। अब हम आपकी मेन चीज पे आ जाते हैं। हम पढ़ाएंगे अब आपको लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, तो अभी जो बात बता रही हूँ इतनी देर से, लॉ ऑफ डिमांड वही कहता है। क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड, कि जब जब किसी चीज के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, समझ गए, जैसे जैसे किसी भी चीज के प्राइसेस इंक्रीज होते जाते हैं उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, और वाइस वर्सा। यही कहता है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है ना, प्राइस इंक्रीज हुए, बढ़ गया, क्वांटिटी यानी कि डिमांड है हमारी कम हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ऑब्वियस से हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमेशा जो डिमांड का कर्व है वो हमेशा कैसे बनता है, डाउनवर्ड बनता है। डिमांड का कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड बनता है। बहुत बढ़िया तरीके से ये एक लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ जाता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। वो तो उसकी कोई हमको बताने की आपको जरूरत नहीं है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना। जैसे जैसे प्राइस, आप इसमें कोई भी जैसे क्या कह सकते हैं हम, जैसे टेबल, हम कोई भी टेबल बना सकते हैं। प्राइसेस लेस हो रहे हैं, 10, 9, 8 हो रहे हैं, तो क्वांटिटी बढ़ रही है तुरंत से, ये हो गई। इसी को अब हम उसमें यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, है ना, तो ये बना दो लो, एक वाला यहाँ पर पहले एक बार पी बना दो, एक और पी बना दो, या क्यू बना दो, लो बन गया। इतने पर ये हो गया। ये लो बन गया। ठीक है, हमेशा कम होती चली जाती है, हमेशा कम होती चली जाती है। ठीक है, अच्छा, जब कोई भी लॉ होता है, ये तो हमने बना दिया बस आपका, उसके साथ एजम्पशंस जरूर से अप्लाई होते हैं। कोई भी लॉ बिना एजम्पशंस के अधूरा है। एजम्पशंस क्या होते हैं, एजम्पशंस होंगे, एक तो कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंजेस नहीं होगा, देयर इज नो चेंज एनी काइंड ऑफ इन कंज्यूमर्स इनकम। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। देन आगे कहते हैं कंज्यूमर को मार्केट में जैसे फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है ना, वो भी नहीं होगी कि ना वो अवेलेबल हो जाए उसको मार्केट में, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ये इसमें एजम्पशंस हैं। ठीक है, तब ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है। जब हम ये जितने भी एजम्पशंस हमने बताए हैं ये वहाँ पर एप्लीकेबल होने चाहिए। दोबारा से हम एक बार लिख देते हैं, एजम्पशंस लिखने कंपलसरी होते हैं। एक तो टेस्ट एंड, एक तो नो चेंज इन इनकम, ठीक है, इनकम में कोई चेंज नहीं होगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, प्राइस और रिलेटेड गुड्स उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में अगर वो गुड मिल जाती है ना, तो उस वो भी नहीं होगा कि वो मार्केट में इन फ्यूचर हमको मिल सकती है या अवेलेबल हो जाए, वो भी नहीं कर सकते। ओके, ये होते हैं एजम्पशंस। अच्छा, क्वेश्चन आ जाता है बार बार कि हमेशा ये डाउनवर्ड ही क्यों रहता है। ठीक है, डाउनवर्ड क्यों रहता है, तो क्वेश्चंस में है ना, एक तो ये लॉ लगता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल एमयू लिख देते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके, उसके बाद इनकम इफेक्ट पड़ता है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट पड़ता है, साइज, कंज्यूमर का ग्रुप कैसा है, साइज ऑफ कंज्यूमर, जैसे अभी बताया था हमने, और फिर डिफरेंट यूजेज है अगर किसी भी गुड्स के, डिफरेंट यूजेस है किसी भी गुड्स के। हम ये समझा दें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि अगर किसी भी चीज़ को हम कंटिन्यू उसका यूज़ करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो लगातार डाउन होती है।
ठीक है। जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर आपने चैप्टर इससे पहले वाला पढ़ा है तो आपको पता है कि अगर हम लगातार कंजप्शन कर रहे हैं, अगर हम ग्लास ऑफ वाटर अगर हम लगातार उसको पीते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो डाउन हो रही है, बस क्योंकि वो इसमें एप्लीकेबल होता है, इसलिए डिमांड का जो कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। इनकम इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट पड़ता है, अगर कोई गुड्स और भी हमारे पास मौजूद है तो हमें इस गुड्स के प्राइसेस से कोई लेना देना नहीं होता, हम उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। साइज, कंज्यूमर के साइज बहुत सारे हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, नंबर ऑफ बायर्स हैं हमारे पास, तो भी हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इस चीज़ का। और डिफरेंट, अगर किसी भी एक गुड के डिफरेंट टाइप के यूजेस हैं एक ही गुड्स के, तो भी हमें उसके प्राइसेस के घटने या बढ़ने से इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हमारे बहुत काम आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे बहुत काम आ रही है इसलिए हम उसको यूज़ करेंगे ही करेंगे। इसलिए जो डिमांड का जो कर्व रहता है वो हमेशा कैसा रहता है, डाउनवर्ड बना रहता है। ठीक, आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये डिमांड जो अभी हमने लॉ बताया आपको वो एप्लीकेबल नहीं होता है। बहुत सारी जगह ऐसी होती है, भाई एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं ना। एक तो होती है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद अभी आपको क्लियर करते हैं ये क्या चीज़ है। उसके बाद आता है गिवन गुड्स, उसके बाद आता है इरेशनल जजमेंट, ठीक। अभी हमने आपको क्या बताया, हमने बताया आपको लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइसेस किसी भी चीज़ के अगर कम होते हैं तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इस केसेस में ये जो रूल हमने बताया है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन ऐसी चीज़ें जो बहुत डिस्टिंक्शन है, बहुत ही जो अलग हैं। जैसे माना कोई भी ऐसे डायमंड है, ठीक है, डायमंड के प्राइसेस थोड़े से बढ़ जाए या थोड़े से कम हो जाए, एक नंबर ऑफ पर्सन ही उसे खरीदते हैं, तो जो लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं वो थोड़े से कम या ज़्यादा को उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ का। हम इको में जो स्टडी करते हैं ना, वो एक मिडिल क्लास लोगों की स्टडी कर रहे हैं, जिन पे किसी भी चीज़ के प्राइसेस का थोड़ा भी कम होना या थोड़ा भी ज़्यादा होना उन पर फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो अगर आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन है, कुछ यूनिक ही चीज़ें हैं, बहुत जो महंगी गाड़ियाँ होती हैं जो करोड़ों में बनती हैं, है ना, माना जरा जैसे 2 करोड़ की गाड़ी है, अभी 2 करोड़ की गाड़ी में माना 1 लाख रुपए कम कर दिए या 50,000 कम कर दिए, तो जो जिसे लेना है उस पर उसे 1 लाख पर भी कोई फ़र्क नहीं है, तो वहाँ पर तो ये रूल एप्लीकेबल हुआ ही नहीं ना कि डिमांड कम हो, उसकी प्राइस कम हो गई तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। भाई 2 करोड़ जिसके पास होंगे वही तो गाड़ी खरीद पाएगा। समझ गए मेरी बात को, ये होता है हमारा आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। गिवन गुड्स होते हैं जो बहुत ही घटिया क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब घटिया क्वालिटी की चीज़ों में भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। जो घटिया है उसके प्राइसेस कम होने या ज़्यादा होने, कौन खरीदेगा, उस पर भी ये रूल नहीं एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या आ जाती है, इरेशनल जजमेंट, कि अगर जो हमारा कंज्यूमर है वो कैसा है, वो थोड़ा अनसाउंड माइंड का है, या फिर उसने जो जजमेंट किया वो इरेशनल तरीके से किया। इरेशनल माने जिसने सोचा समझा नहीं, बिना किसी सेंस के, बिना कुछ सोचे समझे उसने जजमेंट किया, उसने सोचा और उसने उस काम को कर दिया। इन 3 केसेस में ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट वाला आपको टॉपिक उठा लें। अब हम चलते हैं डिमांड का फ्लो अपवर्ड्स। इन केसेस में क्या होगा, चलो ठीक है ना। अब ये यहाँ पर ये डिमांड क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे तो भाई बढ़ रहा है, प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं तो डिमांड भी हमारी बढ़ रही है, ठीक है। चलो गिवन गुड्स के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वांटिटी डिमांड में भी चेंजेस करेंगे। अब हमने डिमांड कर्व बनाएंगे, डिमांड कर्व में कब हम शिफ्ट हो जाता है डिमांड कर्व को हम बनाएंगे और डिमांड कर्व को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। लॉ ऑफ डिमांड, आई थिंक आपको यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड मेरा क्लियर हो गया। शिफ्ट डिमांड कर्व,
बस ये आपका लास्ट टॉपिक है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व। हमने डिमांड कर्व बनाया एक ऐसा, ठीक है, ये बना दिया, ये हो गया हमारा, ये प्राइस हो गए और ये हमारी क्या होगी क्वांटिटी, ठीक है, बना दिया, ठीक। ये क्या कहते हैं, शिफ्ट हो रहा है, डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो गया, माने ये हो गया, ठीक है। डिमांड कर्व बाहर शिफ्ट हो रहा है, रीज़न क्या हो सकते हैं उसके, बहुत सिंपल से रीज़न, वही वाले रीज़न, कंज्यूमर की इनकम डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ रही होगी, ठीक है, कंज्यूमर्स इनकम, तभी वो ज़्यादा डिमांड करेगा, प्राइसेस तो वही हैं, कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। और क्या हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आ गए होंगे, समझ गए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में यहाँ पर चेंज आ गए हैं, इसलिए उसने डिमांड दूसरी करनी स्टार्ट कर दी है। या फिर क्या होगा, या फिर तो बहुत सीधी सी बात है, प्राइसेस यहाँ पर कैसे हो रहे होंगे, डाउन हो रहे होंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स आ जाएगी यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं वो यहाँ पर इंक्रीज हो गई होंगी, ज़्यादा हमारे आ गई मार्केट में आती होंगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जरूर यहाँ पर फेल हो गई होंगी, गुड्स के प्राइसेस जो है वो यहाँ पे क्या हो गए होंगे, फॉल्स हो गए होंगे, ठीक है। और क्या होगा, मार्केट में वो जो गुड है वो नियर फ्यूचर में वो नहीं मिल रही होगी, तो नियर फ्यूचर अगर एक्सपेक्टेशंस करेंगे हम, तो नियर फ्यूचर में गुड हमारे पास नहीं आ रही होगी, अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो इन केसेस में कंज्यूमर जो है वो डिमांड ज़्यादा करेगा, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। अब डिमांड कर्व ये तो हमारा आगे शिफ्ट हुआ है, अगर यही इसको पीछे हो जाए, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए, अगर यही चीज़ें यहीं पे हो जाए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए, यही सेम हो जाए, कंज्यूमर की इनकम कम हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में वो चीज़ फैशन से आउट हो गई, सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीज हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यहाँ पर उसके जो प्राइसेस जो फॉल हुए थे वो बढ़ गए, और क्या हुआ, तो नियर फ्यूचर में हमको पता है कि वो चीज़ें हमको और सस्ती मिलने वाली हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, अभी इस टाइम पे हम यहाँ पर डिमांड नहीं करेंगे, तो डिमांड कर्व कैसा हो जाएगा, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, इतनी बात है। आई थिंक आपके और चैप्टर में अब इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं रह गया है, ये डिक्रीज इन डिमांड कर्व हो गया, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड बढ़ती है और घटती है, ये भी हमने आपको यहाँ पे इतना क्लियर कर दिया, ठीक है। आई थिंक आपका ये चैप्टर यहाँ पर मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और इसमें अभी कुछ भी और नहीं रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेकर के आएंगे आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। ये मुझे लगता है इतना कंप्लीट हो गया है, फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे टेलीग्राम पर भी मिल सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पर मिल ही जाएगा। ओके चलिए, इसको रिवाइज करें, कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके चलिए, गुड बाय।